हेलो 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 हेलो। और यू ऑल, होप आप लोग अच्छे होंगे। और शायद आप लोग को मेरा पिछला पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। जिन लोगों ने वीडियोस देखी हैं, होप सो आप लोग को मज़ा आ रहा हो। तो हम ज्योग्राफी में कुछ बातें कर रहे थे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला था रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में, बट आज कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ाने वाला हूँ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में। कुछ चीज़ें जो आपने पहले से सुन रखी होंगी, कुछ चीज़ें जो आप नहीं सुनोगे, बट मैं ट्राई करूंगा कि कुछ अच्छा पढ़ाऊँ। चलो, ये चीज़ ये चीज़ मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी। जैसे कि आप लोग को पता है, ये चीज़ें मैंने बना के समझाई थी कि व्हाट इज समर सोलस्टाइस क्या होता है, विंटर सोलस्टाइस क्या होता है, इक्विनॉक्स, वर्बल इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है। ये दोनों समझाया गया था मेरे द्वारा। चलो, तो अगर आगे बढ़े, हम रोटेशन की बात करने, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पे हम पूरी तरीके से, तो अगर रोटेशन की बात करें, रोटेशन रोटेशन की बात करें, तो रोटेशन अगर जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो रोटेशन ना हमेशा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होता है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है हमारे यहाँ रोटेशन। चलो, अगर रोटेशन की बात करें, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक दो तीन क्लास पहले पढ़ाया था कि कौन सी दो ऐसी प्लैनेट्स हैं, कौन से दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो दो ऐसे प्लैनेट, टू प्लैनेट जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, बताओ उनके नाम बताओ। होप आप सब कमेंट में लिखेंगे। चलो भाई, आगे बढ़ ले। अगर बात करें, हमारा जो दिन होता है भाई, एक दिन, वन डे, कितने के बराबर होता है भाई? कोई बताना चाहे तो, अगर कमेंट सेक्शन में कोई बताए तो बहुत बढ़िया, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ। तो एक दिन होता है हमारा 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स का। रिमेंबर, यही चीज चलती रहती है जिसको हम टोटली 24 आवर कंसीडर करते हैं, हमारा एक दिन। अब रोटेशन से दूसरा इफेक्ट क्या होता है? रोटेशन का पहला इफेक्ट था ये भाई, रोटेशन का पहला इफेक्ट था। रोटेशन का दूसरा इफेक्ट ये होता है कि भाई इससे ना हम डे एंड नाइट के बारे में जानते हैं, डे एंड नाइट के बारे में। मान लो अगर ये रोटेट हो रहा है, ये जो इधर तुम्हें दिख रहा है अर्थ, ये रोटेट हो रहा है। अब ये रोटेट होकर इधर जा रहा है, मान लो इधर की साइड सन है, इधर की साइड सन है तुम्हारा। अब इधर से जो रोशनी पड़ रही है इधर पीछे चलो मैं बना के दिखा देता हूँ चलो, सॉरी, मान लो अब यहाँ पर तुम्हारा है अर्थ। हम्म, अब ये है तुम्हारा अर्थ। इसके ऊपर मैंने कुछ लाइनें बताई थी, याद है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। ये बताया था होप्सो मैंने। और इधर होता है तुम्हारा नॉर्थ पोल, इधर होता है साउथ पोल। और यहाँ से एक लाइन गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं कितना, कोई बताएगा? बिल्कुल बेसबॉल सा नहीं, सॉरी बास्केटबॉल सा नहीं बन गए। चलो, बट मान लो इधर की साइड सन है तुम्हारा। अब सन है, अब ये सन जो रोशनी दे रहा है, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना दे पाएगा, है ना? इतना दे पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके पीछे वाला जो एरिया, ये वाला ये कहलाएगा नाइट, और इसके आगे वाला ये कहलाएगा डे। और जैसे ये घूमता जाएगा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तुम्हें पता ही रहेगा नाइट धीरे धीरे डे की तरफ आता रहेगा और डे धीरे धीरे चला जाएगा नाइट की तरफ। यही चीज़ें होती रहती है। चलो, होप सो आप लोग को समझ आया हो क्या बोला मैंने। अब ये जो पिक्चर्स है ना नीचे वाली, इनको थोड़ा नीचे करूंगा अभी मैं, बट थोड़ा सा टाइम दो रुको। चलो, अब और चीज़ें अगर हम पढ़ लें, और अगर चीज़ें हम पढ़ लें तो हमें पता लगेगा। और क्या चीज़ है भाई? हमें ये भी पता लगता है कि अर्थ जो है ना वो फ्लैटर्ड नहीं है। अर्थ इज अर्थ इज नॉट फ्लैटर्ड, नॉट फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब क्या है भाई? फ्लैटनिंग, हाँ। अर्थ इज नॉट फ्लैटनिंग, इसका मतलब क्या है कि अर्थ ना फ्लैट नहीं है, अर्थ गोल है। रिमेंबर, अलग अलग तुम्हारी बहुत सारी किताबें, पहले भी बहुत सारी चीजें दी गई थी, तो पर उन चीजों को प्रूव कर दिया गया था बाद में। अब एक और चीज आती है भाई रोटेशन की वजह से, रोटेशन की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ ये सारी की सारी। रोटेशन, रोटेशन की प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी। अब एक और चीज आ जाती है रोटेशन की वजह से, अब रोटेशन की वजह से आ जाती है तुम्हारी। अब एक चीज तो मैं, कोरोलिस फोर्स है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि कोरोलिस फोर्स क्या होता है। कोरोलिस फोर्स ऐसे लिखते हैं, कोरोलिस फोर्स, ये स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। कोरियोलिस फोर्स होती है, कोरियोलिस फोर्स होता है, इस तरीके से होता है। अच्छा चलो, तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या होता है। ओके, कोरियोलिस फोर्स तो मैं बाद में बताऊंगा। रोटेशन की वजह से तो विंड का पैटर्न बनता है ऑब्वियसली, ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है तुम्हारा, अगर हम बात करें तो इससे हमें मूवमेंट ऑफ द सन के बारे में पता लगता है। मूवमेंट ऑफ द सन के बारे में पता लगता है, ऑफ अर्थ
सॉरी, मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में पता लगता है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ एट पोल्स, एट पोल्स, कि पोल्स पे किस तरह की मूवमेंट होती है अर्थ की, इसके बारे में हमें पता लगता है अच्छी तरीके से, ड्यू टू रोटेशन। अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें, और नीचे चलते हैं भाई, नीचे चलो चलो। हाँ, इनको तो नीचे करना पड़ेगा। जाओ जाओ। हाँ सर, चलो नीचे चले जाओ भाई आप थोड़ी देर, अभी हम पहले हम रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। चलो भाई, अगर हम रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन में क्या चीज़ें हैं भाई, रिवॉल्यूशन से क्या फ़ायदा होता है भाई? रिवॉल्यूशन से बस हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगती है, जो मैं तुम्हें पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ। रिवॉल्यूशन से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगती है, एक को बोला जाता है तुम्हारा टाइम, एंड दूसरा होता है तुम्हारा डेट। एंड दोनों से क्या चीज़ें पता लगती है, इन दोनों से मिलकर तुम्हें पता लगता है लोकेशन, लोकेशन ऑफ ए प्लेस, ऑफ अ प्लेस। होप यू विल गेट इट। चलो, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और इस इमेज को ना थोड़ा सा लेकर आए, इस इमेज को, चलो भाई नीचे आना। हाँ, इस इमेज को अगर हम लेकर आए तो हमें कुछ चीज़ें दिखेंगी यहाँ पर, जैसा कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे। हम्म, बड़ा। ओ, मैं दिख पा रहा हूँ। चलो, जैसे कि तुम ये चीज, ये इमेज देख पा रहे होगे, इसमें तुम्हें क्या दिखेगा? इसमें तुम्हें ये दिख रहा है कि एक टाइम पे ना अर्थ तुम्हारे से थोड़ा दूर है, सन से थोड़ा दूर है। अर्थ एक रिवॉल्यूशन में घूम रहा है, अर्थ एक रिवॉल्यूशन में घूम रहा है। अब जो तुम्हारा सन है वो इधर की साइड है कहीं पर, ठीक है? और ये है तुम्हारा दूर वाला हिस्सा, और ये है तुम्हारा पास वाला हिस्सा। एक टाइम ऐसा भी आता है तुम्हारा जो अर्थ होता है वो इधर की साइड रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है अर्थ तुम्हारा इधर भी रहता है, ठीक है? होप से तुम्हें पता लग रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से रोटेट करता है, इसी को बोला जाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। होप यू गेट इट। अगर हम इसी की बात करें थोड़ा सा, तो जो सन जब दूरी पे रहता है ना, सन जब दूरी पे रहता है किससे? दूरी पे रहता है तुम्हारे अर्थ से, सॉरी उल्टा बोल देता हूँ। जब जो अर्थ है वो तुमसे सन की बहुत दूरी पे रहता है, या सन की बहुत पास में रहता है, तो इनके लिए एक वर्ड दिया गया है, इनको दिया गया है एपीहीलियन और पेरीहीलियन। पेरीहीलियन का मतलब क्या है? क्लोजेस्ट टू द सन। और एपीहीलियन का, पेरीहीलियन का मतलब तुम ऐसे लगा लो, पेरीहीलियन पहले लिख देता हूँ, पेरीहीलियन, और इसको बोला जाता है एपीहीलियन, एपीहीलियन, सॉरी, एपीहीलियन, ठीक है? पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन। अब जो पेरीहीलियन और एपीहीलियन होता है, पेरी से तुम लगा सकते हो पास, और एपी से तुम बोल सकते हो दूर। जब अर्थ तुम्हारे सन से सबसे ज्यादा दूरी पे रहता है उसे हम एपीहीलियन बोलते हैं, और सबसे जब पास रहता है तो पेरीहीलियन रहता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, यही चीज तुम्हारे अर्थ और मून के बीच में भी होती है। चलो मैं बना के बता देता हूँ, अर्थ और मून के बीच में भी होती है। मान लो ये तुम्हारा क्या है, अर्थ है। हम्म, और बड़ा यार, इस इमेज को छोटा करूँ थोड़ा सा मैं। चलो, अगर तुम यहाँ पर देख रहे हो ये वाली, तो अगर तुम यहाँ पर यही वाली चीज देखो, एक और सर्कल बना लेते हैं, इस ऑर्बिट का पता लग जाए होप सो। हम्म, अब देखो, मान लो ये तुम्हारा अर्थ है, अर्थ के पास होता है तुम्हारा मून, मून है। अब ये जो मैंने बनाया ना, ये अर्थ का एटमोसफेयर है, रिमेंबर, ये मान लो मून है और ये मून का एटमोसफेयर है। ऐसी सिचुएशन मून के पास भी आती है, जब मून अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पे रहता है। एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा दूरी पे रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा पास पे रहता है। जब बहुत ज्यादा दूर रहता है, यहाँ पर थोड़ा ढंग का नहीं बना पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब ये बहुत दूर रहता है ना, दूर को क्या बोलते हैं? फारदेस्ट। तो फारदेस्ट पॉइंट पे रहता है, इसका नाम होता है फारदेस्ट, फारदेस्ट पॉइंट को बोला जाता है तुम्हारा क्या? फारदेस्ट पॉइंट को बोला जाता है तुम्हारा एपोजे, एपोजे। और जो तुम्हारा क्लोजेस्ट पॉइंट होता है अर्थ के पास, मून का, उसको बोला जाता है क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट पॉइंट, इसको बोला जाता है पेरिजी, पेरिजी। होप यू ऑल गेट इट। शायद तुम लोग को समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो, इसी के तहत मैं तुम्हें और भी चीज़ें बता सकता हूँ। वो बात के लिए छोड़ता हूँ। चलो, जो तुम्हारा वो है ना लूनर एक्लिप्स, एक्लिप्स बता सकता हूँ इसमें इसके अंदर, बट एक्लिप्स बात के लिए छोड़ता हूँ मैं, इस बार तो लिख देता हूँ।
एपीहीलियन बता दिया, पेरिहीलियन बता दिया। पर अगर मैं ये बोलूँ कि अगर इसकी डेट की बात करें एपीहीलियन और पेरिहीलियन की, तो क्या होती है भाई? तो एपीहीलियन की जो डेट होती है, एपीहीलियन की जो डेट होती है, एपीहीलियन की डेट क्या होती है? एपीहीलियन की डेट होती है जुलाई 4th, जुलाई 4th, 4 जुलाई। और पेरिहीलियन की बात करें, पेरिहीलियन की कौन सी डेट होती है? पेरिहीलियन की डेट होती है तुम्हारी 3rd ऑफ द जनवरी, 3rd ऑफ जनवरी। होप यू ऑल गेट इट। और थर्ड, इसमें कितना किलोमीटर होता है? इसमें होता है कुछ 147 मिलियन किलोमीटर्स, मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है। और एपीहीलियन में कितना होता है भाई? एपीहीलियन में होती है 152 किलोमीटर्स। और अगर मिलियन किलोमीटर, सॉरी, मिलियन किलोमीटर्स की दूरी होती है। होप यू ऑल गेट इट। चलो भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं। अब हम इक्वेटर की बात कर रहे थे, अब हम इक्वेटर की बात कर रहे थे। और इक्वेटर से पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इसके बारे में। चलो भाई साहब, और नीचे आ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये क्या चीज़ है भाई? इसको बोलते हैं इक्वेटर। मैंने फोटो रखी है जानबूझ के, ताकि मैं बता सकूं तुम लोग को कि कितनी कंट्रीज लाई कर रही होती हैं तुम्हारी इक्वेटर के ऊपर। तो इक्वेटर के ऊपर तुम्हारी कंट्रीज हैं, देखो ध्यान से, अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो। अच्छा, वैसे इससे पहले मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। समर सोलस्टाइस वगैरह मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। तो अगर कोई मेरे को पूछे तो मैं पहले बता देता हूँ कि समर सोलस्टाइस में बता चुका हूँ तुम्हें। समर सोलस्टाइस बता चुका हूँ मैं, सोलस्टाइस बता चुका हूँ, टाइस बता चुका हूँ, विंटर सोलस्टाइस बता चुका हूँ, विंटर बता चुका हूँ। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या होता है ये भी बता चुका हूँ मैं। होप आप लोग को पता लग गया हो। अगर नहीं पता लगा तो प्लीज़ मेरे को बता दें, मैं दोबारा समझा दूंगा। अच्छा चलो, इक्वेटर से पहले और चीज़ें समझा दूँ क्या? चलो समझ लेते हैं यार। देखो भाई, दोबारा से अगर हम वही चीज़ बनाए, हम्म, ऐसे, इसके बीच में हमने बनाना है यहाँ पर अर्थ, सॉरी सन, ठीक है। ये बना लेते हैं हम यहाँ पर अर्थ, अलग ही बना दिया है, दोबारा बना देते हैं। हाँ, अब ये बन रहा है तुम्हारा, देखो भाई। हम्म, अब देखो भाई, अब होता क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि ये इस तरीके से टिल्टेड है तुम्हारा अर्थ, टिल्ट हो रखा है। और हर जगह से टिल्ट ही हो रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ गलत, कुछ सीधा है, नहीं, हर जगह जाएगा वहां पर टिल्ट ही जाएगा। चलो। हम्म, और यहाँ पर तुम्हें मैंने 3 लाइनें ही बताई थी, उस 3 लाइनों का नाम तुम ही मेरे को बता दो। चीज़ें तो मैंने बता रखी है तुम्हें पिछली क्लास में। जिसने नहीं देखी प्लीज़ चेकआउट करें उस वीडियो को, काफ़ी अच्छी वीडियो है इन चीज़ों के मामले में तो। इसी से होप सो। चलो, अगर हम बात करें, हाँ, अब अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखो तो मैंने तुम्हें बताया था जून, दोबारा ही पढ़ लो, जून 21, दिसंबर बताया था, दिसंबर, दिसंबर 22। और विंटर सोलस्टाइस, इसे इक्विनॉक्स बोलते हैं, तुम्हारा कब आता है भाई? इस मार्च में आता है, ये मार्च में आता है। और ये आता है तुम्हारा समर में, सर सॉरी सितंबर में। हाँ, इसको हम अरे सितंबर। हम्म, हम कहाँ पर थे? हम थे कि अब ये यहाँ पर ना सीजन चेंज होते हैं। यहाँ से मार्च से लेके जून तक के बीच में ना एक सीजन आता है, इसको बोला जाता है तुम्हारा स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। होप यू गेट इट। स्प्रिंग सीजन आता है यहाँ जून से लेके सितंबर के बीच में आता है, इसको बोला जाता है समर सीजन, समर सीजन। समर सितंबर से लेके दिसंबर तक के बीच में जो आता है उसको बोला जाता है ऑटम सीजन। अच्छा रिमेंबर, ऑटम और समर एक नहीं होता, आज तुम्हें होप सो पता लग गया हो। और इसके टाइम पे आता है विंटर सीजन। तो ये होते हैं कुछ सीजनल चेंजेस बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन की वजह से होने वाले चेंजेस हैं ये, रिवॉल्यूशन की वजह से। ओके, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर मैंने तुम्हें जैसे बताया था, इक्वेटर, इक्वेटर जैसे मैंने तुम्हें बताया था, अगर ध्यान देखो यहाँ पर, अब ये यहाँ पर एक बीच में ना लाइन होती है जिसको हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं। अब ये जो 0 डिग्री होती है ना, 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर के जब ये गुजर रहा होता है ना, तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स पे से होकर गुजरता है। और इक्वेटर पे जब जो जाता है तो इक्वेटर पे तुम्हारी बहुत सारी कंट्रीज होती है।
तो अगर हम बात करें तो कुछ 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज आर देयर, कंट्रीज आर देयर। चलो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं यहीं पर बता देता हूँ। सबसे पहले आती है तुम्हारी इक्वाडोर, उसके बाद आती है कोलंबिया, ब्राजील आती है, उसके बाद आता है साउथोम, कॉन्गो, गैबोन, युगांडा, सोमालिया, कॉन्गो, केन्या, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरावाती। अब रिमेंबर ये सारे के सारे कुछ तुम्हारे कंट्रीज हैं जो कि इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं। होप चलो तुम्हें पता लग गया हो, और कृपया करके इसे ना लिख भी लेना एक जगह पे। जो पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बना लेना यार, ज़्यादा बेटर रहेगा तुम लोग के लिए। अब सेम एज और भी दूसरी कंट्रीज हैं, देखो दूसरी लाइन्स हैं, पर लाइन्स की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो अब आ जाती है तुम्हारी दूसरी लाइन जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ट्रॉपिक ऑफ फिर से बना, ये एक होगी तुम्हारी इक्वेटर और ये होगी तुम्हारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करें तो इसको बोला जाता है 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसके ऊपर है कुछ 10 कंट्रीज, कितनी कंट्रीज भाई? 10 कंट्रीज, शायद आप लोग को नाम दिख रहा हो। तो सबसे पहला आता है तुम्हारा चिली, पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया। अब सबसे ज्यादा कंट्री आती है तुम्हारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में, जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। बड़ा करेंगे इसे। चलो हम करते हैं इसे थोड़ा सा बड़ा। अब देखो इसके, अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर है तुम्हारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ ये बन गया तुम्हारा इक्वेटर, इक्वेटर, ये बन गया तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये था तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तुम्हारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री लाई करता है, जिसका नाम है इंडिया। और इसके ऊपर टोटल 17 देश ऐसे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 17 कंट्रीज लाई करती हैं, कंट्रीज लाई करती हैं। गिन सकते हो, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो गिन भी लो भाई, यहाँ पर चलेगा। 17 है, 18 है, 15, 16, 17, हाँ ठीक है चलो। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा मेक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया। अब रिमेंबर ये मॉरिशियस नहीं है, मॉरिटेनिया है। माली, नाइजर, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा ये नहीं बोला मैंने, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है भाई देख लो, चाइना, ताइवान एंड म्यांमार। तो ये कुछ कंट्रीज हैं तुम्हारी, 17 ऐसी कंट्रीज हैं, 17 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं जो कहती हैं कि भाई हमारे यहाँ से पास होता है, कहती क्या है, पास ही होता है। ओके, अब ये जो यहाँ से पास होती हैं, ये काम क्या करती है भाई, ये किस काम आती हैं? मैंने तुम्हें बताया था इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस बिटवीन वन लैटिट्यूड, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होती है भाई वन लैटिट्यूड की, वन डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, माफ करो, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, ये होती है कुछ 111 किलोमीटर, याद हो तो किसी को। चलो भाई बढ़े आगे, आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कुछ और चीज़ों के बारे में भी कवर कर लेते हैं इसी इसी के अंदर। चलो एक टॉपिक ही ले लेंगे, चलो एक पूरा टॉपिक ही ले लेते हैं। अब हम लोगों ने, हमें पता है कि हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे लिथोस्फीयर के बारे में सुना है। अब अर्थ की बात करें, अर्थ की बात करें, अर्थ में, अर्थ की बात कर लेते हैं, अर्थ की बात कर लेते हैं, अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ के अंदर तुमने सुना होगा 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अर्थ के ऊपर, जो तुम्हें मेनली पाई जाती है। सबसे पहले आती है लिथोस्फीयर, उसके बाद आती है तुम्हारी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, उसके बाद आती है तुम्हारी बायोस्फीयर, तो सॉरी एक और बचती है ना, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और फिर आती है तुम्हारी बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक है, अब ये 4 चीज़ होती है, तो सबसे पहले समझ लो लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर होता है तुम्हारा वो जो भी पार्ट होता है ना लैंड वाला पार्ट, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं नॉर्मली। तो लिथोस्फीयर होता है कोई भी लैंड वाला पार्ट। अब अर्थ के अंदर ना, एक अर्थ का पीस ऑफ द केक काट लिया, चलो, अब अर्थ को एक केक कंसिडर किया और एक पीस काट लिया भाई उसका, तो हमें कुछ चीज़ें मिली। तो हमें सबसे पहले ऊपर पता लगता है कि ये है तुम्हारा क्रस्ट, चलो क्रस्ट बहुत छोटा सा है, क्रस्ट। उसके बाद आता है तुम्हारा, लिख देता हूँ मैं, क्रस्ट। उसके बाद आता है तुम्हारा आउटर को, आउटर मेंटल, मेंटल, मेंटल है सॉरी। उसके बाद आता है तुम्हारा इनर मेंटल, इनर मेंटल, इनर मेंटल। उसके बाद आता है तुम्हारा आउटर कोर, आता है आउटर कोर, और ये आता है इनर कोर, इनर
कोर। होप तुम्हें समझ आया हो। अब जो ये तुम्हारे कोर्स बनते हैं ना, इनके बीच में बनती है तुम्हारी डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मतलब इनके बीच के जो एरिया होता है ना, उसे कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी। इनके बीच में क्या बन जाती है? डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब नॉर्मली होता क्या है? डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जो बाउंड्रीज, डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब, अरे क्या हो गया, सॉरी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है बाउंड्रीज बिटवीन द लेयर। बाउंड्रीज बिटवीन द लेयर, द लेयर्स, लेयर्स। अब बाउंड्रीज की बात करें तो तुम्हारी कुछ पांच पांच डिसकंटिन्यूटीज आ जाती है। कौन कौन सी है वो पांच भाई? पांच डिसकंटिन्यूटी आती है। डिसकंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। तुम मेरी तरह भी याद रख सकते हो, कोनार्ड, मोहो, रेपिटी, गुटनबर्ग और लेहमैन। तुम मेरी तरह याद रख सकते हो। हालांकि तुम्हारी उससे भी रख सकते हो भाई। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कोनार्ड, मोहो, विक, मोहो, रोविक, सी के है या सी आई सी ऐसे कुछ है, मोहरोविक। उसके बाद आता है रेपिटी, रेपिटी, REPETTI, रेपिटी। गुटनबर्ग, उसके बाद आता है तुम्हारा गुटनबर्ग, गुटनबर्ग। और फिर आता है तुम्हारा लेहमैन, लेहमैन। तो तुम्हारी ये पांच डिस्कंटिन्यूटी आती है। अब रिमेंबर, और भी बता सकता हूँ इसके अंदर। अब देखो ये होती कहाँ पर, देखो ध्यान से देखो। कोनार्ड आती है तुम्हारी, सबसे पहली डिस्कंटिन्यूटी आती है तुम्हारी, वो होती है तुम्हारी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अब देखो क्रस्ट के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, वैसे मैंने बनाया नहीं है यहाँ पर, चलो तो मैं बना देता हूँ उसको। ये होती है दो पार्ट। तो ये हो गया तुम्हारा अपर क्रस्ट, ये है तुम्हारा अपर क्रस्ट। क्रस्ट के दो पार्ट है ना, ऐसे लिख देता हूँ, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अब तुम्हें पता लग जाएगा। तो जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है ना, जो ये वाली लाइन है, इसको ही बोला जाता है कोनार्ड। उसके बाद आती है तुम्हारी जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है, ये यहाँ तक क्रस्ट था और तुम्हारा ये मेंटल, तो ये वाली जो लाइन है इसको ही बोला जाता है तुम्हारा मोहो। इसके बाद ये वाली जो लाइन है इसको बोला जाता है तुम्हारा रेपिटी। इसको बोला जाता है तुम्हारा गुटेनबर्ग। और इसको बोला जाता है तुम्हारा लेहमैन। होप तुम लोग को समझ आया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, देखो ओशन के अंदर मान लो ये लैंड एरिया है तुम्हारा, और फिर ये ओशन वाला एरिया आ गया। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर दो तरीके की क्या होती है तुम्हारी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, सही बोल रहा हूँ? होप। यार एक चीज थी मैं भूल गया। अ, हाँ। अब यहाँ पर जो ऊपर पार्ट होता है, ऊपर जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है तुम्हारा क्रस्ट। क्रस्ट, इसको भी क्रस्ट बोलते हैं। ये भी क्रस्ट ही है तुम्हारा कहीं ना कहीं। ये यहाँ पर तो ऊपर पानी भरा हुआ है, तो, तो ये भी तुम्हारा क्या है? क्रस्ट ही है। बट इनको दो अलग नाम से बोला जाता है। इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसको बोला जाता है ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। चलो, होप आप लोग को समझ आया हो। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि लेटर मेरे को और बहुत ज़्यादा डीप जाना है। जब मैं लिथोस्फीयर वगैरह पे पहुंचूंगा, लिथोस्फीयर बहुत ढंग से जाएंगे, तब मैं समझाऊंगा इस चीज़ के बारे में। अब जब हमने ये चीज़ पढ़ ली, नेक्स्ट चीज़ अब हम पढ़ने वाले हैं। लिथोस्फीयर हमने पढ़ लिया। अगर हम पढ़ें एटमॉस्फेयर के बारे में, अब नेक्स्ट आता, तो हमने क्या था हमारे पास था ना, देखो ये एटमॉस्फेयर बचा ना, अभी हाइड्रोस्फीयर भी बचा है, फिर बायोस्फीयर भी बचा है। चलो, एटमॉस्फेयर का देखो, चलो लिथोस्फीयर का अगर नॉर्मल मीनिंग हम लोग निकालें तो नॉर्मल मीनिंग होता है लिथोस्फीयर का लैंड वाला एरिया। लिथोस्फीयर का लैंड वाला एरिया, हाइड्रोस्फीयर का वाटर वाला एरिया, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर आता है तुम्हारा, सॉरी, एयर वाला, जो एयर वाला एरिया होता है, एटमॉस्फेयर। और तुम्हारा जहाँ पर तीनों मिल जाते हैं उसी को बोला जाता है बायोस्फीयर वाला एरिया, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है कहीं ना कहीं। चलो, इनके बीच में तो अभी बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए रह रही है यार। अब लिथोस्फीयर के ऊपर ही तुम्हें पता है लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर होता है तुम्हारा, लिथोस्फीयर के ऊपर ही, लिथोस्फीयर की वजह से ही तुम्हें तुम्हारे कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं। हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? तो हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से तुम्हें पता है? मेजर कॉन्टिनेंट्स, 7 मेजर कॉन्टिनेंट, उनमें से सबसे बड़ा तुम्हें भी पता है कौन सा है? एशिया। फिर क्या है? अफ्रीका। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका। फिर आता है तुम्हारा साउथ अमेरिका। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? उसके बाद आता है तुम्हारा यूरोप, सॉरी, उसके बाद आता है तुम्हारा अंटार्कटिका। फिर आता है यूरोप, और फिर यूरोप, अंटार्कटिका, यूरोप, एंड फिर आता है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। होप तुम्हें ये सब पता हो। अगर किसी को पता हो तो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट नेम है वो क्या है? कोई बताएगा मेरे को? ऑस्ट्रेलिया,
अपन अकेला कॉन्टिनेंट नहीं है। जब इसके साथ न्यूजीलैंड ऐड हो जाता है ना, तो इसे एक और नाम से बुलाया जाता है। जल्दी बताओ किस नाम से। चलो ये कमेंट करना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस में न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ये दो कंट्री मिलके एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं। उस जब अकेला ऑस्ट्रेलिया रहता है तो उसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं, पर जब दोनों मिलके बनाते हैं तब क्या बोलते हैं उसे, ये प्लीज़ मेरे को कमेंट में आना चाहिए, वरना मैं अगली वीडियो में खुद ही बता दूंगा। हाँ, डिसकंटिन्यूटी पे हम लोगों ने बात कर ली, लिथोस्फीयर हमने बात कर लिया। चलो अगले पे आ जाते हैं। अगला है तुम्हारा एटमॉस्फेयर। देखो भाई, अगला है तुम्हारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात करेंगे क्या? एटमॉस्फेयर तुम लोग को पता होना चाहिए यार। चलो, भाई ये है तुम्हारा अर्थ। अब सबको पता है कि अर्थ के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, किसकी? एटमॉस्फेयर की। पहली लेयर आती है तुम्हारी, फिर दूसरी लेयर, 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 और ये आती है तुम्हारी पांचवी लेयर। यहाँ पर आके थोड़ा कुछ खराब हो जाता है ना, बाकी यहाँ से तो सही चलता हूँ मैं। चलो, तो हमारे पास है कुछ 5 लेयर्स। अब 5 लेयर की अगर हम बात करें, तो हमें पता लगता है कि हमारी जो 5 लेयर है उनमें सबसे पहली लेयर आती है तुम्हारी ट्रोपोस्फेयर। तुम मेरी तरफ याद रख सकते हो, ट्रोपो कहाँ गया भाई? तुम मेरी तरफ ये स्टार याद रख सकते हो, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। मेरी तरफ याद रख सकते हो, बट अगर तुम्हें याद नहीं होता तो मैं सारे बता देता हूँ। तो सबसे नीचे आता है तुम्हारा, भाई थोड़ा साइड, तो सबसे नीचे आता है तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। अब ये यहीं पर तुम्हें सारी की सारी जो बादल वगैरह, पक्षी वगैरह ना, यहीं पर उड़ते दिखते हैं तुम्हें। और ये छोटी लेयर होती है तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आता है तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, जितने भी प्लेन्स वगैरह हैं, फाइटर जेट्स, ये सब जितने भी होता है, ये सारी की सारी चीज़ें उड़ती है यहाँ पर। ट्रोपो हो गया, स्ट्रेटो हो गया, इसके बाद आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, 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 ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मोस्फेयर आ जाता है अगला, थर्मोस्फेयर। और उसके बाद आता है तुम्हारा एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब रिमेंबर, इनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें पढ़नी है। तो सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर के बाद एक लाइन आती है, ये यहाँ पर देखो, पेन चेंज करते हैं। हाँ भाई, इधर आओ। ट्रोपोस्फेयर के बाद यहाँ पर आती है एक लाइन। अब जो ट्रोपोस्फेयर के बाद एक लाइन आती है ना, इसी को बोला जाता है ओजोन लेयर। ये भाई तुम कैंसिल हो गया, ओजोन लेयर। तो सबसे बाहर नहीं है ये किसके बाद है भाई? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है तुम्हारी ट्रोपोस्फेयर के बाद। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर छोड़ो, मीजोस्फेयर छोड़ो, यहाँ पर एक और लाइन आती है मीजोस्फेयर के बाद। इसका बहुत फेमस नाम है, इसका नाम है कुछ, है कितनी गंदी बन गई लास्ट में। इसका नाम है तुम्हारा कर्मन लाइन। इसको बोलते हैं तुम्हारा कर्मन, कर्मन लाइन। शायद तुम लोगों ने पहली बार सुना और शायद तुम लोगों ने सुन रखा हो। और थर्मोस्फेयर के बाद एक और लाइन आ जाती है। अब थर्मोस्फेयर के बाद एक और लाइन आ जाती है, अरे अरे, थर्मोस्फेयर के बाद एक और लाइन आ जाती है। इसको बोला जाता है एक्सोस्पेस, एक्सोबेस, एक्सोबेस। अब एक्सोबेस का मतलब क्या होता है? एक्सोबेस का नॉर्मली मतलब होता है कि भैया तुम ना बाहर हो चुके हो, अब कृपया करके पृथ्वी से बाहर रहो, बाहर कर देना पूरी तरीके से, उसको बोला जाता है एक्सोबेस। चलो, एक्सोबेस होप्स तो तुम लोगों ने पढ़ लिया हो। ठीक है, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, मैं बता सकता हूँ अगर तुम बोलो तो। जैसे जो तुम्हारी विंड होती है यहाँ पूरे अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो विंड होती है, विंड ऑन अर्थ, 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 वो किस तरीके से मूव करती है? विंड ऑन अर्थ मूव करती है तुम्हारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, प्रेशर। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो कृपया करके यह याद रखना कि भाई अभी सारी चीज़ें नहीं बताई है मैंने। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अभी मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पहुंचूंगा। हेडले सेल, फेरल सेल, क्या होते हैं ये सारे के सारे सेल्स, किस तरीके से फॉर्म होते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें रह रही है यार, अभी तो ज्योग्राफी का जी जी भी नहीं हुआ। चलो भाई, अगर हम इसी एटमॉस्फेयर के अंदर बात करें, तो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे ना कुछ गैसेज होती है। गैसेज कौन बताएगा यार? गैसेज तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, कितनी कुछ 90,
बताओ बताओ कितने परसेंट गैसेस होती है यार, कौन बता रहा है? अब गैसेस प्रेजेंट होती है, गैसेस प्रेजेंट होती है। गैसेस कौन सी प्रेजेंट होती है भाई? गैसेस की बात करें तो गैसेस प्रेजेंट होती है तुम्हारी, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्गन, आर्गन, ठीक है, और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की गैस है। अच्छा, ये दोनों अदर गैसेस में ही आ जाती हैं। तो मेजर सबसे ज़्यादा तुम्हारी दो तरीके की गैस है, जिसमें 78% आई थिंक नाइट्रोजन है, बाकी 21% तुम्हारा ऑक्सीजन है, बचा कुचा तुम्हारा अदर गैसेस के अंदर आ जाता है। बट ऐसा अगर मार्स के ऊपर भी हो जाता तो हम लोग मार्स में भी रह सकते हैं ना। मार्स के ऊपर क्या है? मार्स के ऊपर 95% तुम्हारा नाइट्रोजन है, ये मार्स में है। मार्स के ऊपर 95% नाइट्रोजन है, 5% ऑक्सीजन है, जो लेने लायक नहीं है। नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। चलो भाई, आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हमें पता लगा हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ना भूल गए भाई। अगला हमारा लगेगा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे थे तो हमें पता है कि 71% क्या है हमारे अर्थ के ऊपर? वाटर है। कुछ 29% क्या है? लैंड एरिया है तुम्हारा, लैंड एरिया, जो कि लिथोस्फीयर भी बोल सकते हो तुम, है ना। चलो, अगर 97% की बात करें, सॉरी, और ये 71% जो वाटर है तुम्हारा, इसका जो 97% है वो तुम्हारा कहाँ है? वो ओशंस में है। बचा कुचा 3% कहाँ है तुम्हारा? 3% है तुम्हारा ग्लेशियर्स की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, है ना, याद है। चलो, आगे बढ़ लेते हैं भाई। चलो, हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर कुछ चीज़ें बनाता है। उसके ऊपर 5 मेजर ओशंस बनाता है, 5, अरे क्या कर दिया है मैंने, 5 मेजर ओशन बनाता है, 5 मेजर ओशंस। कौन कौन सी है भाई? सबसे पहले सबसे बड़ी आती है तुम्हारी पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। उसके बाद आती है तुम्हारी अटलांटिक, अटलांटिक ओशन। उसके बाद आती है तुम्हारी इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। फिर आती है तुम्हारी आर्कटिक ओशन, आर्कटिक या फिर नॉर्दर्न ओशन, नॉर्दर्न ओशन। एंड उसके बाद आती है एंटार्क्टिक या फिर सदर्न ओशन, सदर्न ओशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये कुछ 5 ओशन आते हैं तुम्हारे पास। चलो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कितने इंपॉर्टेंट सीज हैं पूरे अर्थ के ऊपर, तो तुम लोग बता पाओ। नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगा फिर। चलो भाई, ये है तुम्हारा हाइड्रोस्फीयर के ऊपर, और इन्हीं तीनों का जहाँ पर मिलता है, चलो यार ये बता दें, अच्छी चीज़ लगेगी तुम्हें, जहाँ पर तुम्हें, चलो यहाँ पर देखो, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर जहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं ना, जहाँ पर तीनों ही कनेक्ट होते हैं, उसी को बोला जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, यहीं पर तुम्हारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट, बस यहीं तक था। तो आज की क्लास में हम इतना रखेंगे कि हम नेक्स्ट में, यार मैं सोच रहा हूँ इंडिया के बारे में पहले थोड़ा सा पूरा पढ़ा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक ना क्लास लेंगे अगली, जो इंडिया के ऊपर होगी पूरी की पूरी, इंडिया के आसपास जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंडिया के ऊपर पढ़ेंगे। होप सो मैं अच्छी जानकारी दे पाऊँ तुम्हारे इसके ऊपर। चलो, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लिखना मेरी आदत है यार। चलो, बाय बाय, सी यू।